कक्षा बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण नवम सर्ग, साकेत महाकाव्य। साकेत महाकाव्य के रचयिता कृतिकार मैथिली शरण गुप्त, जो सुधार एवं जागरण काल के प्रतिष्ठित या प्रमुख कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के धुरंधर कवि हैं। आज हम नवम जो सर्ग है उसके अंतिम जो पद्यांश है, पद्यावतरण है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। कल तक हमने साकेत का जो नवम सर्ग है उसके 8 पद्यांशों की व्याख्याएं हम कर चुके हैं। आज हम नवा जो वाक्यांश है या पद्यावतरण है, पद्यांश है, उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, इसका विवेचन विश्लेषण करें अच्छी तरह से। तो नमा जो पद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। लाई सखी मालन थी डाली, उस बार जब जम्बू फल जीजी ने लिए थे। तुझे याद है मैंने थे रसाल लिए, देवर खड़े थे वहीं हंसकर बोल उठे, निज निज स्वाद है। मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर, बोले देवी दोनों और मेरा रस बाद है। दोनों का प्रसाद भागी मैं हाय आली, आज विधि के प्रसाद से विनोद भी विषाद है। निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, सुखा विचित्रंबर षष्ठी रानी, तथापि क्या मानस रक्त तेरा, बना भी अंचल सिक्त मेरा। सखी धूप और छिन छाया, यह सब चौमासे की माया। गया श्वास फिर भी यदि आया, तो सजीव है क्रस भी काया। हमने उनको रोक न पाया, तो निज दर्शन योग गमाया। ले लो देव जहाँ जो लाया, यह सब चौमासे की माया। तो अब हम इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। और वाक्यांश के या व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, इनके आधार पर हम इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने अपने काव्यों में देशभक्ति की भावना और हिंदी के उपेक्षित नारी पात्रों पर अपनी काव्य रचनाएं रची है। तो साकेत जो महाकाव्य का नवम सर्ग है उसमें उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी उसका विरह वर्णन बहुत ही मार्मिक रूप में चित्रित किया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, उर्मिला की किस पीड़ा का जिक्र कर रहे हैं, तो उसका प्रसंग देखते हैं। यह उर्मिला का कथन है। विरह वेदना से व्यथित उर्मिला सखी को पूर्व घटना का स्मरण रूप में वर्णन करती है। वह अपनी विरह वेदना व्यक्त करती हुई षष्ठी में चौमासे के प्रभाव का उल्लेख कर रही है। देखिए, हालांकि स्पष्ट रूप से 12 मासा का चित्रण तो नहीं है, लेकिन
मैथिली शरण गुप्त ने एक गृहिणी की किस प्रकार से जो षट ऋतु होती है या 12 मासा होता है, उसमें किस तरह से ये ऋतुएं उसको प्रभावित करती है, उससे कितनी वो पीड़ित रहती है, क्या क्या उनके मानसिक और शारीरिक सौंदर्य में किस तरह से अवनति होती है, वृद्धि होती है, इसका प्रभाव 12 मासे के रूप में कवि लोग करते हैं। ये काव्य रूढ़ियाँ होती है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर उर्मिला पूर्व घटना का या संयोग अवस्था की जो बातें हैं उसको वियोग अवस्था में वो स्मरण करती है, उसका इसमें जिक्र करती हुई कहती है कि हे सखी, क्या तुम्हें वह दिन एवं वह प्रसंग याद है जब माल ने फलों की डाली लाई थी। उन फलों की डालियों या टोकरों से जीजी अर्थात सीता ने जामुन के फल लिए थे और मैंने आम लिए थे। यानी मेरी जो बड़ी बहन या सीता जी है, उसने तो जामुन के फल लिए थे और मैंने आम लिए हैं। उस समय वहाँ पर देवर शत्रुघ्न खड़े थे। उन्होंने हमें अपनी रुचि के अनुसार फल लेते देखकर हंसते हुए कहा था कि अपना अपना स्वाद होता है, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न होती है, स्वाद भी भिन्न होता है। इसी कारण किसी को जामुन तो किसी को आम अच्छे लगते हैं। देवर जी का कथन सुनकर मैंने कहा, हे रसिक, तुम्हारी रुचि किसमें है, किसे तुम स्वादयुक्त मानते हो। तब देवर शत्रुघ्न ने कहा कि देवी, मेरा तो दोनों ओर स्वाद है। मुझे तो जामुन भी अच्छे लगते हैं और आम भी अच्छे लगते हैं। मुझे सभी फल अच्छे लगते हैं तथा तुम लोगों की मीठी मधुर बातें भी रसपूर्ण लगती हैं। मैं तुम दोनों की कृपा का पात्र हूँ। उर्मिला इसी प्रसंग में कहती है कि हे सखी, हाय वह घटना एवं वार्तालाप का प्रसंग कितना आनंददायी था, परंतु विधाता ने सारा सुखमय पारिवारिक जीवन विषाद से भर दिया। विधाता की कुदृष्टि से वह सारा विनोद आज विषाद में परिणत हो गया। उर्मिला आगे कहती है कि हे सृष्टि रूपी रानी, तुम आकाश रूपी अपने विचित्र वस्त्र को निचोड़कर धरती पर वर्षा रूप में पानी डाल रही हो और अपना वस्त्र सुखा रही हो। तुम अपना वस्त्र लगातार निचोड़ रही हो, फिर भी तुम्हारा मन रूपी मानसरोवर या आकाश सागर खाली नहीं हुआ है। तुम्हारी इस निरंतर वृष्टि से मेरा आंचल अभी भी गीला हो रहा है। उर्मिला कहती है कि हे सखी, इस वर्षा काल में कभी क्षण भर धूप रहती है और कभी क्षण भर छाया हो जाती है। यह सब चौमासे, चौमासे यानी 4 महीने हैं, आषाढ़, श्रावण, भादो और आश्विन। इन 4 मासों की माया है, इसका प्रभाव है। उर्मिला व्यथित होकर कहती है कि अतिशय, अतिशय यानी असहनीय भृताप के कारण भले ही प्राणांत नहीं हो रहा है, श्वास फिर भी चल रही है, परंतु यह शरीर सजीव होते हुए भी अत्यधिक कृश हो रहा है, कमजोर हो रहा है। यद्यपि वन में प्रस्थान करते समय मैं प्रियतम को रोक नहीं सकी, मैं ऐसा करने में असमर्थ रही, परंतु इससे उनके दर्शनों का योग गंवाना पड़ा, अर्थात दर्शन मिलन का संयोग नहीं रहा है। हे देव, यहाँ जो कुछ भी सुख मिला वह सब ले लो, अर्थात संयोग सुख लेकर वियोग व्यथा मिल रही है। ये विधाता एवं भाग्य का ही फल है। इस चौमासे में प्रियतम के विरह में मुझे वेदना भोगनी पड़ रही है। यह सब विधाता के साथ ही चौमासे की माया है। चौमासा हर तरह से मुझ बैनी को सता रहा है। मैं क्या करूं, क्या न करूं।
अब हम अंतिम जो सोपान है चौथा, इस पद्यांश का हम इस कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गृहिणी उर्मिला के लिए पूर्व की मधुर विनोदपूर्ण घटना की स्मृति विषाद बढ़ाने वाली बताई गई है। इसमें विरह की स्मरण दशा की वंदना हुई है। कहने का तात्पर्य, संयोग में जो प्रकृति के प्रतिमान हमें सुख प्रदान करते हैं, वही वियोग में दुख प्रदान करते हैं, ऐसा कभी लोग मानते हैं। उक्त पद्यांश में चौमासे को कवि परंपरानुसार गृहिणी के लिए पीड़ादायी दुखदायी बताया गया है। प्राकृतिक परिवेश को विरह उद्दीपक चित्रित किया गया है और पद्यांश की भाषा तत्सम प्रधान संवादात्मक शैली द्रष्टव्य है और पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, आक्षेप, पर्यायोक्ति, अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब आगे हम अगला और इस सर्ग का अंतिम छंद या अंतिम पद्यांश पदावतरण है, उसको हम गौर से देखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतबो, मन ने सर सरसाए, घूमे बे इस और वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय बे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अदर से, ये बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, नवने मोती बारे, लो ये अश्रु अघर भर लाए। अब हम इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे और 4 सोपानों के आधार पर इसकी हम कलात्मक समीक्षा करते हैं। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, जो बीए पाठ तृतीय वर्ष या बीए पाठ 3rd ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। आधुनिक हिंदी कविता नामक जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। नंबर 2, वर्षा ऋतु के बीत जाने पर शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु का आगमन होता है, सर्दी का, और साथ ही शरद के आगमन की सूचना देने वाले खंजन पक्षी भी उड़ते दिखाई देते हैं। उन्हीं खंजन पक्षियों को लक्षित कर विरह विधुरा, विरह व्यथित उर्मिला अपनी सखी से कहती है। क्या कहती है? तीसरा जो सोपान है व्याख्या का भावार्थ, उसको देखते हैं। हे सखी, देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने अपने सुंदर नेत्रों को मेरी ओर घुमाया है। कहने का भाव ये है कि ये आकाश में उड़ते हुए खंजन पक्षी नहीं है, अपितु अयोध्या की ओर घुमाए हुए लक्ष्मण के नेत्र हैं। चारों ओर जो सुहानी धूप फैली हुई है, वह भी मुझे ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रिय लक्ष्मण के शरीर का प्रकाश ही चारों ओर फैला हो। स्वच्छ निर्मल जल वाले सरोवरों में जो सरसता भरा हुआ जल दिखाई देता है या देती है सरसता, वह मानो मेरे प्रिय के मन की ही
प्रेम भरी सरसता है। आगे फिर वह कहती है कि आकाश में उड़ते हुए जो हंस दिखाई दे रहे हैं वे हंस नहीं है, अपितु मेरे प्रिय का मेरी स्मृति करके इस ओर घूमना है। सरोवर में जो खिले हुए कमल और बंदूक दोपहरिया के फूल दिखाई देते हैं वे कमल और बंदूक नहीं है, अपितु मेरे प्रिय के नेत्रों की और अधरों की बिखरी हुई शोभा है। अधर मानी होठों की। आज निश्चय ही उन्हें मेरी याद आई है और मुझे याद करके वे मनी मन मुस्कुराए हैं। कहने का भाव यह है कि मनी मन मुस्कुराने से अधरों पर आई मुस्कान ही यहाँ खिले हुए कमलों और दोपहरिया के फूलों के रूप में दिखाई दे रही है। शरद के आगमन का अभिनंदन करती उर्मिला आगे कहती है कि हे शरद ऋतु, आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा वेलकम है, बारंबार स्वागत है, बार बार आपका अभिनंदन है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे दर्शन हुए हैं। तुम्हारे आने की प्रसन्नता में आज आकाश ओस बिंदु रूपी मोती तुम्हारे ऊपर नोछावर कर रहा है और मैं आंसुओं का तुम्हें अघेरिए चढ़ाती हूँ। अब हम इस पद्यांश की कलात्मक जो विशेषता है उसको देखते हैं। काव्य सौंदर्य। शरद ऋतु के आगमन, प्रस्तुत पद्यांश में शरद ऋतु के आगमन पर प्रत्येक प्राकृतिक उपकरण में उर्मिला को अपने प्रियतम लक्ष्मण के अंगों की छाया नजर आती है। विरह व्यथा की तीव्रता और लंबा विरह काल भोगने की व्यवस्था भी व्यंजित हुई है। सारा वर्णन सांकेतिक और मनोभाव व्यंजक है और प्रस्तुत पद में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, पर्यायोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा तत्संप्रधान और भावानुकूल है। अब हम इस सर्ग का अंतिम अंश के बारे में पढ़ते हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अपने प्रेम हिमाश्रु ही दिए दूब ने भेंट, उन्हें बनाकर रत्न कण रवि ने लिया समेट। प्रिय को था मैंने दिया पद्महार उपहार, बोले आभारी हुआ पाकर ये पदभार। अम्बु अवनी अंबर में सुच शरद की पुनित किरणासी, पर सखी अपने पीछे पड़ी अवधि पित्त पीड़ासी। हुआ विदीर्ण जहाँ जहाँ श्वेत आवरण जीर्ण, व्योम सीर्ण कंचुक धरे विषधर सा विस्तीर्ण। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग का अंतिम पद है। 9वें सर्ग से उद्धृत है, अवतरित है। ये 9वें सर्ग का अंतिम और आखिरी पद है और इस पद में उर्मिला की विरह दशा का मार्मिक चित्रण कवि मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। अब व्याख्या का दूसरा सोपान है इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में वृहणी उर्मिला के लिए प्रत्येक ऋतु कष्टदायी चित्रित कर बताया गया है कि प्रियतम का लंबा प्रवास काल उसे ऐसे ही लगता है। उसका इसमें सुंदर चित्रण कवि कर रहे हैं। अब हम तीसरा जो सोपान है व्याख्या का
भावार्थ उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बृहणी उर्मिला कहती है कि हे सखी, इस शरद काल में प्रातः काल दूब ने ओस कण रूपी अपने प्रेम के अश्रुकण मुझे या प्रकृति को भेंट में दिए, परंतु सूर्य ने उन्हें रतन कणों के समान चमत्कार धरती से समेट लिया, अर्थात मूल्यवान रतन राशि के समान तुरंत उठाकर ले गया। पहले संयोग काल में मैंने प्रियतम को उपहार में पद्म हार भेंट किया था, फूलों का हार, कमलों का हार भेंट किया था। उस उपहार को पाकर तब प्रियतम ने कहा कि इस सम्मान को पाकर मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इस तरह प्रियतम ने मधुर स्नेह व्यक्त किया था, जिसकी स्मृति मन को व्यथित करती है। तो वियोग में संयोग की जो सुख और शांति है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में उर्मिला ने कहा कि हे सखी, हे आली, पानी में, धरती पर और आकाश में स्वच्छ प्राकृतिक परिवेश वाले शरद ऋतु की पवित्र किरणा चल रही है। शरद ऋतु का मनोरम परिवेश चारों ओर दिखाई दे रहा है, परंतु मेरे लिए यह व्यथा वेदना बढ़ाने वाला ही बन रहा है। मेरी वेदनाएं, मेरी व्यथाएं तीव्र होती जा रही है, क्योंकि प्रियतम ने लौट आने और प्रियतम मिलन की अवधि काफ़ी लंबी है। मामला 14 वर्ष का है, जो कि पितरोग के समान मुझे हार्दिक कष्ट दे रही है। लंबा वियोग काल भोगते रहने से मेरा श्वेत आवरण, मेरा गोरा शरीर जहाँ जहाँ पुराना या कमज़ोर पड़ गया था, वहाँ वहाँ वह फट गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। अथवा मेरा जीर्ण वस्त्र जहाँ तहाँ फटने लगा है। ये वियोग रूपी सर्प इस पुराने कंचुक या वस्त्र को अपनी पुरानी केचुली जैसा धारण कर रहा है। आस यह है कि मैं ही नहीं, मेरा आवरण, वस्त्र आदि भी प्रियतम के वियोग को नहीं सह पा रहा है, और वह सब अस्त व्यस्त और विदीर्ण हो रहा है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान, इसका कलात्मक सौंदर्य है, उसे निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या उक्त पद्यांश में प्राकृतिक परिवेश को, वातावरण को बृहणी उर्मिला के लिए असह्य एवं व्यथा बढ़ाने वाला चित्रित किया गया है। वियोग को विषधर, मणिधर सर्प बताकर उसकी तीव्रता की वंदना की गई है। और उक्त पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, उपमा, काव्यलिंगी, अतिशोक्ति, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, और इसकी शब्दावली तत्संप्रधान, भावपूर्ण और अलंकृत है, और भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो ये साकेत महाकाव्य का हमने जो नवम सर्ग है उसका विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है, सप्रश्न व्याख्याएं कर लिए। अब आगे हम अगला जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विद्यार्थियों को, छात्राओं को आगाह करता हूँ कि अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनको कृपया छात्राएं ध्यान से देखें, सुने, उनका विवेचन विश्लेषण करें, और यदि कोई चीज़ छूट गई है तो उसकी तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ही करें। सब्सक्राइब करने में किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें,
और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने से होता कुछ नहीं है, केवल वीडियो प्रस्तुत करने वाले का एक मनोबल है वो बढ़ता है, बाकी और कुछ नहीं है। इससे ना तो आपका कोई पैसा लग रहा है ना मेरा कोई पैसा लग रहा है, एक दूसरे का क्या है मनोबल में इजाफा होता है, वृद्धि होती है और कुछ नहीं है। तो आगे हम अगला जो इस पाठ्य पुस्तक का अगला कवि है जो नंबर 4 पे आता है, जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के बहुत ही अच्छे और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये मान लो छायावाद का स्थायी स्तंभ है, आधार स्तंभ है। इनकी 3-4 कविताएं इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमालय के आंगन में आंसू, इनके कुछ प्रमुख पद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता उसमें संकलित है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना देखते हैं, केवल जयशंकर प्रसाद का थोड़ा सा हम व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी करेंगे। जयशंकर प्रसाद का तो आज मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, क्योंकि अब हम अगला जो कवि है जयशंकर प्रसाद, तो उसको उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देखने से पहले हम थोड़ा सा छायावाद के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने भारतेंदु युग, द्वैध युग, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब थोड़ा सा हल्का सा हम फोकस छायावाद पे करते हैं। तो छायावाद कब से प्रारंभ होता है और क्या है छायावाद का मतलब? हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का तृतीय उत्थान छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। द्वैध युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का रूप रंग परिवर्तन हुआ और उसके बाद जिन प्रमुख प्रवृत्तियों को प्राधान्य मिला वे छायावाद युग की थी। द्वैध युग की इतिवृत्तात्मकता, स्थूल दृष्टि, साहित्यिक मान रूढ़िग्रस्त हो गए और नवीन सूक्ष्म सौंदर्य सालनी दृष्टि का विकास हुआ। इसी विशेषता को लक्ष्य करके कुछ आलोचकों ने छायावाद की परिभाषा करने का भी प्रयत्न किया है, किंतु इतना ही नहीं, छायावाद के प्रादुर्भाव में द्वैध युग का जितना योग प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक साहित्य की अखंड धारा का विकास है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के पंचम उत्थान तक एक ही धारा प्रभावित हो रही है जो साहित्य की संजीवन धारा है। इसीलिए छायावाद में श्रृंगार काल की कुछ साहित्यिक प्रवृत्तियों का आधुनिक रूप है, जैसे सौंदर्य और प्रेम। छायावाद सौंदर्य बोध में दार्शनिक दृष्टिकोण है छायावाद में, और इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 1918-20 से लेकर के 1936-37 तक का जो समय है वो छायावाद काल माना जाता है। और छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है और अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से ही ये रिलेटेड है। तो छायावाद का सर्वप्रथम प्रवर्तन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं। मुकुटधर पांडे से छायावाद प्रारंभ होता है। ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, अब हम थोड़ी सी चर्चा हल्की सी छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की और सौंदर्य भावना, सौंदर्य को इन्होंने छायावादी कवियों ने नवीन अंदाज में चित्रित किया है।
द्वैध युग से हटकर इन्होंने क्या है, अपनी सौंदर्य भावना का चित्रण किया है, जिसमें अश्लीलता का कहीं नामो निशान नहीं है। नारी सौंदर्य और प्रेम का बहुत अच्छा चित्रण किया है। नील परिधान बीज सुकुमार खुलरा, मृदुल अधुखला अंग खिलाहो, ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो कहने का तात्पर्य नवीन अंदाज में, और इसमें कहीं भी कलुषता हमें देखने को नहीं मिलती। प्रकृति का नवीन चित्रण किया है। छोड़ ध्रुवों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले तेरे वाल जाल में कैसे उज्जादू लोचन, भूल अविशेष जग को। तो इस तरह का सुंदर प्रकृति का चित्रण है। प्रेम भावना का भी अच्छा चित्रण है। आध्यात्मिक प्रेम भावना, एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मैं कण कण में डाल रही हूँ आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ ये सपना सुकुमार किसी का। और इसके अंदर अगली जो विशेषता है, मानवतावादी दृष्टिकोण पर इन्होंने अच्छा फोकस किया है। और आनंदवाद का अच्छा चित्रण साध ने किया है। विद्रोह की भावना भी इन कवियों में देखने को मिलती है। रहस्य भावना का चित्रण महादेवी वर्मा में अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लगतम दीजम जीवन रे, मेरी सांसें करती रहती प्रकृति निज प्रिय का अभिनंदन रे, पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकंड रे। क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लगतम जीवन रे। तो ये हम रहस्य भावना में देख सकते हैं। तत्व चिंतन, आनंदवाद, कर्मफल, विश्व मानवतावाद, सामाजिक यथार्थवाद, दर्शन, योग दर्शन, विशिष्ट अद्वैतवाद, पुनर्जन्म आदि का इसमें हम ये सारी चीज़ें इस युग में दृष्टिगत होती है। वेदना की युगानुरूप विवृत्ति भी हम देख सकते हैं। देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना भी इस युग में देखने को मिलती है। जैसे मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना, तुम फेंक मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्पी अभिलाषा गीत से उद्धृत है। श्रृंगारिकता की भावना और इंद्रिकता, ये भी छायावाद की प्रमुख विशेषता है। वैयक्तिक चिंतन, अनुभूति और आत्मविभंजन भी हमें इस युग में देखने को मिलता है। गीत और प्रगीत मुक्तक काव्य में इन्होंने काव्य लिखे हैं। प्रतीकात्मक शैली और अलंकार योजना, ये छायावाद की द्वैध युग से हटकर विशेषता है। बिंब विधान, चित्रात्मकता इत्यादि ये छायावादी की विशेषता हैं, जो कल हम जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी पेशोला की प्रतिध्वनि कविता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।